नमस्कार। खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। जमैका के प्रधानमंत्री की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर हुई चर्चा। संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौते। अमेरिका ने इजराइल पर ईरान के हमले की जताई आशंका। कहा, ऐसा किया तो ईरान के लिए होंगे गंभीर नतीजे। इजरायली सेना ने फिलहाल किसी हमले की आशंका से किया इनकार। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इजरायलियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आह्वान। लेबनान में इजरायली सेना ने शुरू किया जमीनी सैन्य अभियान। दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड किए जा रहे हैं ध्वस्त। यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। लेबनानी पीएम ने घटनाक्रम को बताया इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका में 50 साल की सबसे बड़ी बंदरगाह मजदूर हड़ताल। दिहाड़ी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति न बनने के बाद हजारों बंदरगाह कर्मियों ने काम का किया बहिष्कार। जरूरी चीजों की आपूर्ति और अमेरिकी आयात निर्यात पर भारी असर। थाईलैंड में बैंकॉक के पास स्कूल बस में आग लगने से 25 लोगों की मौत। मृतकों में 23 छात्र, 3 शिक्षक शामिल। बुरी तरह जले शवों की पहचान के लिए मेडिकल जांच की पड़ रही है जरूरत। और सबसे पहले बात एशिया महाद्वीप की। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हॉलनेस और उनके देश से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों को विस्तार देने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित है। भारत के दौरे पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 Cs दोनों देशों के संबंधों को अंकित करते हैं। कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में
वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कोविड के कठिन समय को याद करते हुए भारत को सच्चा मित्र और भागीदार बताया और घोषणा की कि भारत सरकार की ओर से संचालित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में जमैका शामिल होगा। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फिल्म, शिक्षा, खेल, पर्यटन और कई अन्य दूसरे विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में भारत का विश्वास सभी देशों के लिए काम करता है। India's belief in multilateralism that works for all countries was reaffirmed in its Voice of the Global South series of summits during India's presidency of the G20. The mantra, one earth, one family, one future, and the inclusive language of the Global South continues to resonate widely. We're confident that India will continue to be a voice of reason as it seeks to fulfill its mission of a more equitable, prosperous, and peaceful world. It is within this context that I am pleased to confirm that Jamaica will support India's candidature for the UN Security Council for the period 2028 to 2029. इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल सिंह और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि वो लेबनान की सीमा में घुसकर हमले कर रहा है, लेकिन मंगलवार को हिजबुल्लाह ने इस बात से साफ इनकार किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजरायली सेना लेबनान में नहीं घुसी है। हालांकि लेबनानी प्रधानमंत्री ने घटनाक्रम को देश का इतिहास के वर्तमान कालखंड का सबसे खतरनाक खंड बताया है। यदि इजरायली सेना लेबनान की सीमा पार करती है तो हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कहा कि वो सीधे युद्ध करेंगे। और इस सबके बीच अमेरिका ने इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई है। लिहाजा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। कई दिनों के लगातार ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद अब लेबनान में इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने इसे सीमित, स्थानीयकृत और लक्षित सैन्य अभियान बताया है। इजरायली जमीनी सेनाएं दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसीं और हिजबुल्लाह के ठिकानों और लॉन्च पैड को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह यहां से उसकी सीमा में हमले करता रहा है। फिलहाल इजरायली जमीनी सैन्य बल सीमा के ज्यादा अंदर तक नहीं गए हैं, लेकिन जल्दी ही इस ऑपरेशन का दायरा फैल सकता है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 25 गांवों में लोगों से तुरंत निकल जाने को कहा है। इजरायल का कहना है कि वो आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जबकि हिजबुल्लाह लोगों को मानवीय ढाल बना रहा है। इजरायल ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया तो हिजबुल्लाह ने इसका खंडन किया है। लेबनान में इजरायल के जमीनी ऑपरेशन में अमेरिकी सहमति भी शामिल है। इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष से बात की। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड नष्ट करने के महत्व पर सहमति जताई गई है। जमीनी ऑपरेशन पर अमेरिका सहमति जता रहा है तो कई देश चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर जोर देते हैं कि जमीनी एक्शन रोका जाना चाहिए। हमें बहुत चिंताजनक जानकारी मिल रही है। स्पेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का पक्षधर है। इजरायल और लेबनान दोनों को संप्रभुता की गारंटी देनी होगी। आगे किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ जाएगी। इससे बचना होगा। इजरायली एक्शन को लेकर लेबनान सरकार भी घबराई हुई है। लेबनानी प्रधानमंत्री ने घटनाक्रम को देश के इतिहास के सबसे खतरनाक खंडों में से एक बताया। वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले थमने का नाम नहीं ले रहे।
हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल मध्य तेल अवीव स्थित इजरायली सेना की यूनिट 8200 के कार्यालय और मोसाद मुख्यालय के पास गिरी। इस कार्रवाई में 2 लोग घायल हो गए। मध्य इजराइल के हाईवे 6 पर भी हिजबुल्लाह के रॉकेट आकर गिरे। इसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजराइल के विभिन्न शहरों में आम नागरिकों की आवाजाही से जुड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत खुले में 30 और इंडोर में 300 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समुद्री तटों पर आवाजाही भी फिलहाल रोक दी गई है। हिजबुल्लाह समर्थक तत्वों पर इजरायली हमले लेबनान तक सीमित नहीं हैं। सीरिया ने दावा किया है कि राजधानी दमिश्क में इजराइल के एक हवाई हमले में 3 लोग मारे गए हैं। इससे पहले इजराइल ने यमन के हुदैदा में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। हूथी इजरायली अड्डों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इजराइल स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने इजरायली पश्चिमी तट और गजा में अपने नागरिकों से अगली सूचना तक सुरक्षित शेल्टर में रहने को कहा है। अमेरिकी नागरिकों को चेताया गया है कि क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण जटिल बना हुआ है और हालात कभी भी कोई भी रुख ले सकता है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक स्कूल बस में आग लग जाने से 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया में बताया गया कि आग लगने से बस में बैठे 23 छात्रों और 3 शिक्षकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बस में 38 छात्र और 6 शिक्षक सवार थे। ये बस उथाई थानी प्रांत के वाट खाओ फ्राई स्कूल से एक यात्रा पर निकली थी। बीच रास्ते में इसका टायर फट गया और बस अनियंत्रित होकर एक बैरियर से टकरा गई। इस टक्कर में बस के ईंधन टैंक में आग लग गई और जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न शिनावात्रा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। शंघाई के एक सुपरमार्केट में एक शख्स ने चाकू से लोगों पर हमला कर दिया। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। घटना चीन के 75वें राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर हुई। पुलिस ने 37 वर्षीय हमलावर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। शंघाई पुलिस के अनुसार हमलावर व्यक्तिगत वित्तीय विवादों से परेशान था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए शंघाई के सुपरमार्केट को चुना। मई में चीन के यूनान प्रांत में एक अस्पताल में चाकू से किए गए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 21 अन्य लोग घायल हो गए थे। जापान की संसद ने सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के नेता शिगेरू इशिबा को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किशिदा के साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। इशिबा जापान के रक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने कई अन्य पदों पर भी काम किया है। उन्हें इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने का पक्षधर माना जाता है। साथ ही वे नाटो के एशियाई संस्करण के भी समर्थक हैं। वो अमेरिका के साथ जापान के अधिक संतुलित और समान संबंधों की भी वकालत करते हैं। और नेपाल में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत के बाद वहां 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यूएन महासभा सम्मेलन से वापसी के बाद मंत्रिमंडल की बैठक की। बैठक में बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को मदद का फैसला किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल 1 माह का वेतन का फंड राहत कोष में जमा करेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाने वाले लोगों के सम्मान में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया। और रुक करते हैं यूरोप की ओर। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ब्रुसेल्स के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार संभाल लिया है। मार्क रूटे ने नेटो के महासचिव के रूप में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में सहयोगी देशों से नई चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बजट बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने नाटो देशों से हिंद प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने का भी आग्रह किया है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने यह दावा किया है कि ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने मिसाइलों के ज़रिए इजराइल पर हमला किया है। लगातार इजराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की आशंका पहले भी जताई जा रही थी
कि इजराइल पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि जब ये बात सामने आई पूरी दुनिया के सामने कि लेबनान में ज़मीनी हमले को अंजाम देना इजराइल की सेना ने शुरू कर दिया है, सैन्य अभियान को बढ़ाते हुए ज़मीनी जब हमलों को अंजाम दिया गया, तो इस बात की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी कि ईरान जो है इस युद्ध में शामिल हो सकता है या इस युद्ध में इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इस बात की साफ तरीके से आशंका जताई थी और ये भी कहा था कि ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है, और ये आशंका सही साबित हुई है। इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल हमलों की पुष्टि भी की है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है और ये बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया की अगर स्थिति की बात करें तो पश्चिम एशिया में संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है, इससे पहले भी ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए थे इजराइल के ऊपर। तब ये लग रहा था कि जब इजराइल और हमास का संकट चल रहा था, तो खबर यह है इस समय कि ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं, इस बात की पुष्टि हुई है। और इजराइल की सेना ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। बम शेल्टरों में भेजे गए हैं इजराइल ने पहले ही अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए कहा था, और अब ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच और हमास के बीच जो ये टकराव चल रहा था, इसके पश्चिम एशिया में और व्यापक होने की जो आशंका जताई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। इजरायली सेना का बड़ा दावा है कि ईरान ने मिसाइलों के ज़रिए इजराइल पर हमले किए हैं, ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इस बात की पुष्टि की है इजराइल की सेना ने। लगातार सायरनों के ज़रिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, बम शेल्टर्स में लोगों को भेजा गया है, और इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए सलाह भी जारी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बम शेल्टर्स ऐसे सुरक्षित स्थानों पर रहें जहाँ पर मिसाइलों का हमला ना हो। तो अब खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो ये संघर्ष चल रहा था लेबनान में, इजराइल की सेना के सैन्य ऑपरेशन के बढ़ने के बाद अब ईरान ने एक बार फिर, इससे पहले भी ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे मिसाइलों के ज़रिए, अब ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागे हैं और ये मिसाइलों से हमला किया गया है। तो सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा गया है। इजराइल ने एक आयरन डोम बना रखा है जो कि अधिकतर ऐसे मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। पिछली बार बहुत ताबड़तोड़ ये हमले किए गए थे। अब ये देखना है कि इस हमले का दायरा और इस हमले की तीव्रता कितनी होती है, लेकिन इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि ईरान ने उस पर मिसाइलों के ज़रिए हमला किया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया में जो संघर्ष का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ये दायरा शुरू हुआ था हमास और इजराइल के संघर्ष के बाद, ये दायरा बढ़ा फिर लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल के संघर्ष के साथ, और अब लेबनान के साथ कहीं ना कहीं एकज़हिती दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए इजराइल पर हमला किया है और इस हमले की पुष्टि इजराइल ने की है। और बेहद ये महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण बदलाव भी है, और ये बड़ी आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका ने भी इस बारे में आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं ईरान जो है इस युद्ध में, इस संघर्ष में शामिल हो सकता है, और वो आशंका कहीं ना कहीं सच्चाई में तब्दील हुई है। अमेरिका ने कहा था, और इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी भी जारी की थी। उस सुरक्षा चेतावनी के तहत उन्होंने कहा था कि 300 से ज़्यादा लोग इंडोर जगहों पर एकत्र ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुद्र के किनारे जाने से बचे, लोग लंबी गैदरिंग करने से बचे। इस तरीके के सुरक्षा एहतियाती उपाय जो है बताए गए थे इजराइल की तरफ से अपने नागरिकों के लिए, और साथ ही उन्हें कहा गया था कि जो बम शेल्टर्स हैं या जो सुरक्षित स्थान हैं या फिर जो बंकर्स हैं उनका भी लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे समय से ये आशंका जताई जा रही थी कि ईरान जो है मिसाइलों के ज़रिए हमला कर सकता है इजराइल पर, और ये आशंका कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। इससे पहले अगर बात करें तो जब लेबनान के हिजबुल्लाह पर लगातार अमेरिका की सहमति से जब इजराइल ने सैन्य अभियान को ज़मीनी अभियान में अपना तब्दील कर दिया था, तभी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस मामले में संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। संघर्ष का दायरा बढ़ चुका है, इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है, और साफ तरीके से इस बात की इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने मिसाइलों के ज़रिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। तो ये बड़ी खबर है पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया में संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद, जहां पर उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में बंधकों को बना लिया था। बंधकों की रिहाई के लिए लगातार अड़ते हुए इजराइल ने हमास पर, गाज़ा पर हमला किया, और अब ये हिजबुल्लाह ने जब हमास का समर्थन करते हुए लगातार लेबनान की धरती से इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए, तो अब सीमाओं को पार करते हुए ज़मीनी सैन्य अभियान को
अंजाम देते हुए इजरायली सेना ने कई गांवों पर वहां पर कब्जा कर लिया। कई गांवों पर लेबनान की सीमा में घुसने के बाद लोगों से वहां पर सुरक्षित स्थानों के लिए जाने के लिए कहा। फिलहाल इन चीज़ों को हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से नकारा था और ये कहा था कि अगर लेबनान की सीमा पार करके इजरायली सेना के लेबनान में दाखिल होती है तो उसके लड़ाके आर पार की आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने साफ तरीके से की थी कि कुछ गाँवों पर उन्होंने लेबनान की सीमा को पार करते उन्होंने हमले किए हैं। तो जो ये ट्वीट आया है एक्स पर, जो जानकारी दी है इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने, उन्होंने कहा कि ऑल इजरायली सिविलियंस इन बॉम्ब शेल्टर्स एज रॉकेट फ्रॉम ईरान आर फायर्ड एट इजराइल। तो साफ तरीके से उन्होंने अपने नागरिकों को ये बात कही है कि नागरिक जो है बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाएं, जो बंकर बनाए गए हैं सुरक्षित स्थान पर, वहाँ पर वो चले जाएं। ये इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने जो है हमले किए हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए, और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए ये हमले हुए हैं ईरान पर, माफ़ करिएगा इजराइल पर। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए हमले किए हैं और IDF की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। और इजरायली सेना ने, IDF ने इस बात को कहा है कि सभी नागरिक जो है सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और सभी जो सिविलियंस हैं वो बॉम्ब शेल्टर्स में हैं, क्योंकि रॉकेट के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए हमला किया है ईरान ने इजराइल पर। और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया में जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिस बात को लेकर दुनिया जो है इस बात की आशंका जता रही थी कि कहीं ना कहीं इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के संघर्ष में ईरान भी शामिल हो सकता है, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर। और इजराइल की IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि ये हमले हुए हैं। तो साफ तरीके से अगर देखें तो एक बड़ा बदलाव आ रहा है पश्चिम एशिया के इस पूरे संघर्ष में, जो कि संघर्ष शुरू हुआ था इजराइल और हमास के साथ, और ईरान ने अब मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है। और ये स्थिति तब बनी है जबकि ग्राउंड अटैक शुरू किया लेबनान में। लेबनान की सीमा को पार करके इजरायली सेना ने जो है सैन्य अभियान को बढ़ावा दिया, और इस सैन्य अभियान को बढ़ावा देने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी और अमेरिका ने इस बात के संकेत दिए थे कि ईरान जो है इजराइल पर बैलिस्टिक हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा था कि वो इस मामले पर पूरी नज़र रखे हुए है और इजराइल को सभी तरह का सहयोग देने के लिए वो तैयार है। अगर ईरान हमले करता है तो अमेरिका ने साफ तरीके से कहा था कि इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय डोगरे जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिस बात की ताकीद भी की थी, जिस बात की चेतावनी भी अमेरिका ने दी थी कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है, इजराइल पर ईरान जो है हमले कर सकता है, मिसाइल हमले कर सकता है, वो आशंका कहीं सही साबित हुई है और इस बात की पुष्टि की जा चुकी है IDF के द्वारा कि ईरान ने मिसाइल के ज़रिए हमले किए हैं। किस रूप में ये हमले हैं, कितनी इंटेंसिटी के ये हमले हैं, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है वर्तमान हमले के संबंध में? अक्षय। अश्विनी, देखिए, अगर बात की जाए हमले की तो जो मंजर है इजराइल से, जो तस्वीरें आ रही है, बेहद ही खौफनाक है। ना सिर्फ वहां पर जो आप बता रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं, ड्रोन से हमले किए गए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से कि इजराइल के अंदर एक आतंकवादी हमला भी हुआ है। दो शख्सों ने गोलीबारी लोगों के ऊपर की है और ये भी इस वक्त हमें खबर इजराइल से आ रही है। तो पूरी तरह से जो लोग हैं वहां के, उनको पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि जो अगर कोई हमला होता है ईरान की तरफ से तो एक बड़े ही एक काफी वाइड स्केल पर होगा, और इसी के चलते लोगों को बोला गया था कि वो अपने घर के आसपास बॉम्ब शेल्टर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके रखे और बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागे जब भी सायरन बजे। और ठीक वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि हमले हो सकते हैं ईरान की तरफ से। हमने देखा कि किस तरह से जंग जो थी वो एक बड़े स्केल पर फैल गई थी, चाहे वो हिजबुल्लाह के चीफ हो, उनकी जिस तरह से हत्या की गई, उनका जिस तरह से उन्हें जिस तरह मारा गया बॉम्बिंग करके, इजराइल ने इसे एक बड़ी जीत के तौर पे दिखाया था। लेकिन उसी के बाद बड़े सवाल ईरान के सामने लोगों ने खड़े कर दिए थे कि ईरान हिजबुल्लाह का साथी बनता है तो ईरान की तरफ से कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया।
अब इन दोनों ही देशों के बीच में दुश्मनी काफी लंबे वक्त से थी, लेकिन जिस तरह से हमने हमले देखे इजराइल की तरफ से, चाहे वो पेजर अटैक हो या फिर वो वॉकी टॉकी के पे जिस तरह से ब्लास्ट हुए वो हो, या फिर हिजबुल्ला चीफ को टारगेट जिस तरह इजराइल ने किया, इजराइल के मंसूबे काफी ज्यादा मजबूत हो चुके थे, जिस तरह से एक के बाद एक उन्हें सक्सेस हाथ में लग रही थी। लेकिन उसी के साथ ईरान की जो लीडरशिप है, चाहे वो वहां के सुप्रीम लीडर खमेनी हो या फिर वहां के जो नए प्रधानमंत्री है वो हो, तो सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि क्या ईरान ने बिल्कुल घुटने टेक दिए है इजराइल के आगे, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि हमले ईरान की तरफ से हो सकते हैं, और अगर होंगे तो एक बड़े स्केल पर होंगे। तो और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि 400 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं ईरान इजराइल की हर एक कोने में। यानी कि अगर आयरन डोम किसी भी तरह से इन्हें रोकने की कोशिश भी करता है तो काफी ज्यादा आयरन डोम के लिए भी एक बड़ा एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि एक साथ जितनी मिसाइल दागी गई है इजराइल के ऊपर, ये अब एक चीज साफ हो चुकी है कि इस जंग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है और एक जंग बहुत बड़े लेवल तक ये फैलने वाली है। 2 कैरियर ग्रुप अमेरिका के इस वक्त मेडिटेरेनियन के पास में मौजूद है, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कई अन्य बड़े जहाज जो अमेरिका के कैरियर ग्रुप्स होते हैं, 7 में से 2 कैरियर ग्रुप्स इस वक्त मेडिटेरेनियन में सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हमले बढ़ रहे थे, अमेरिका ने बार बार यही दावा किया था कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। और जिस तरह से हमने हमले देखे हैं, जाहिर तौर पे अमेरिका की तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा ईरान के खिलाफ। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ईरान और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं, और खास तौर पे अगर न्यूक्लियर डील की बात की जाए तो जिस तरह से वो फेल हुई, जिस तरह से अमेरिका ने सैंक्शंस बढ़ाए ईरान के ऊपर, तो दुश्मनी कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच बढ़ रही थी। और अब इजराइल को जब टारगेट ईरान ने साफ तौर पे सामने आकर कर दिया है, तो डर लोगों के मन में यही है कि क्या ये जंग एक बड़े रूप में फैलने वाली है। हमने देखा किस तरह से कि रशिया के साथ भी मीटिंग ईरान ने की थी, रशिया ने भी चेतावनी दी थी कि ये जंग बढ़ेगी, और अब लगता है वही जो डर था वो कहीं ना कहीं सच में तब्दील होता जा रहा है। सुनी निश्चित तौर से अक्षय, अगर देखें तो जिस तरीके से स्थितियां बनी है, ये संघर्ष का दायरा और बढ़ सकता, क्योंकि अमेरिका ने साफ तरीके से इस बात की आशंका जताई, तो इस बात की चेतावनी भी ईरान को दी थी कि अगर इस तरीके के कोई अटैक किए जाते, इस तरीके के कोई हमले किए जाते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसके अलावा अगर देखें तो लेबनान में भी जो सैन्य कार्रवाई चल रही थी, जो ज़मीनी ऑपरेशन दिया गया था, उसका भी अमेरिका को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समर्थन था। और जो मोबिलाइजेशन अलग अलग फोर्सेस का है, इससे पहले भी अगर देखें 15 दिनों में अमेरिका ने काफ़ी फोर्सेस और जो सी फोर्सेस हैं उनको भी बढ़ाया है। तो किस ओर कहीं ना कहीं रुख होता जा रहा है, तब जबकि UNGA में हर एक देश ने इस स्थिति पर कहीं ना कहीं शांति की अपील की थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जहां एक तरफ शांति की अपील कई देशों ने की थी, वही इजराइल ने जिस तरह से अपने दुश्मनों को टारगेट करने का सिलसिला जारी रखा था, उसको लेकर अमेरिका भी चिंतित था एक बार को कि क्या इजराइल अपनी किस्मत या फिर अपने लक्ष्यों को ज्यादा ही पुश कर रहा है, क्या वो ज्यादा ही हमले बढ़ाता जा रहा है। और ये निश्चित था कि एक बॉर्डर, एक लाइन तक ईरान जिस तरह से हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहे थे, जिस तरह से ग्राउंड इन्वेजन की बात की गई, ईरान ने काफी इस मुद्दे को लेकर लेट एक्ट किया है। कई सारे अगर अरब देशों की बात की जाए, उनके एक्सपर्ट्स की बात की जाए, या फिर जो प्रो पैलेस्टीन ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से बात की जाए, तो उनका ये ओपिनियन ईरान को लेकर था। इजराइल ने हर एक अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने का काम किया, चाहे वो हिजबुल्लाह के अध्यक्ष, हिजबुल्लाह के चीफ हो या फिर वो हमास के चीफ हो। तो जिस तरह से चुन चुन के टारगेटिंग इजराइल ने की है, उसको लेकर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कई बार ये बात कर चुके थे कि ऐसा देखा नहीं गया है कि इतना ज्यादा हमले एक के बाद होते चले जा रहे हैं, और फिर भी खुलकर ईरान ने अभी तक जंग का ऐलान नहीं किया है। लेकिन लगता है कि अब जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हुए हैं, उसके बाद में जंग आगे बढ़ने का डर लोगों के मन में है। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में ये डर है, ना सिर्फ वेस्ट एशिया में ये डर है, बल्कि सबसे बड़ा डर ये है कि क्या जो जंग है जो फैल रही है, उससे दुनिया पे किस तरह से असर पड़ेगा। ग्लोबल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त कई सारे दुनिया देख रही है, चाहे वो यूक्रेन रशिया के बीच हो रही जंग हो, या फिर इस वक्त जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वहां पर उस तरह की जंग हो। तो अब देखने वाली चीज ये रहेगी कि क्या
कोई रिस्ट्रेन दिखाया जाएगा देशों की तरफ से, क्या कुछ कंट्रोल एक तरह से दिखाया जाएगा, पीछे हटने को तैयार होंगे ये देश, या फिर इस जंग को अब एक तरह से फुल ब्लोन वॉर जिसे कहा जाता है, यानी कि खुलकर जो जंग होती है उसका आगाज कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा अब लोगों के मन में डर है, और फिर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा, इसके ऊपर सब देशों की नजर रहने वाली है। अक्षय, अगर देखें तो अगर उस पूरे इलाके को देखें तो रजब तैयब अर्दोआन ने भी ये कहा था कि अगर इस तरीके की स्थितियां बनती है तो वो लेबनान के साथ खड़े होंगे। अब जबकि ईरान ने साफ तरीके से लेबनान का साथ देते हुए इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है मिसाइलों के ज़रिए, खैर, तो स्थितियां कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे देश के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी अजीबोगरीब होती जा रही, क्योंकि अगर देखें जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं अनइंटरप्टेड रखना पूरे देश और दुनिया के लिए, हर एक मुल्क के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युद्ध का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको अर्थव्यवस्था, मानवीय स्थिति से अलग अर्थव्यवस्था और अन्य स्थितियों पर भी इसके दुष्प्रभाव दिखेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसको एक बेहद ही बड़ा झटका लग सकता है अगर ये जंग बढ़ी। और एक तरह से देखा जा रहा है कि अगर 400 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि दूरी से वार करने वाली जो मिसाइल्स होती है वो हो, या फिर ड्रोन्स हो, या अगर जिस तरह से हमले किए गए हैं ईरान द्वारा, अगर उसका पलटवार इजराइल ने किया और दोनों देशों के बीच में खुलकर जंग हो गई, तो जितने भी खाड़ी के देश है, जितने भी हम बात की जाए पश्चिमी एशिया के देश है, वो अपने आप को इस जंग से दूर नहीं रख पाएंगे। चाहे वो यमन हो, या फिर सीरिया हो, या ईरान हो, या लेबनान हो, इन सभी देशों की आपसी दुश्मनी इजराइल के साथ रही है। अब वो देश ईरान के साथ क्या आकर खड़े होते हैं, अमेरिका किस तरह से इजराइल के पक्ष में आकर खड़ा होता है, आस पड़ोस के जितने बाकी मुल्क है, या फिर टर्की हो, या फिर सऊदी अरेबिया हो, या फिर यूएई हो, वो इस जंग में किस किस तरफ खड़े होंगे, क्या उनके ऊपर भी कोई हमले का डर है? क्योंकि हमने देखा कि सीरिया के कई सारे गुट जो है उन्होंने बोला था कि वो इजराइल के ऊपर बाद में हमला करेंगे, पहले यूएई के ऊपर करेंगे, क्योंकि यूएई इतनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था होते हुए भी अभी तक ईरान या फिर हिजबुल्लाह या फिर लेबनान के पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ है। तो टेंशन काफी वक्त से थी, लेकिन एक चीज हमें जाननी होगी कि दुनिया की एक बड़ी तेल की सप्लाई इसी रीजन से आती है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर इसी रीजन पे थी कि यहाँ पर जंग ना हो। चाहे वो मेडिटेरेनियन सागर की बात की जाए, जहाँ से कई सारा दुनिया का ट्रेड गुजरता है, अगर वहां पर जंग के बादल छाए, जी अक्षय, जो डॉलर की वैल्यू है, जो तेल की कीमत है, वो कितनी ऊपर जाएगी, किस तरह से बाकी अन्य जो देश है वो इस पूरे के पूरे वाकये को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही कहा था कि जंग होने वाली है, जंग फैलने वाली है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चाहे वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी पूरी तरह से विफल रहा है इस जंग, चाहे ये जंग हो चाहे फिर अन्य जंग हो, उनको काबू में लाने के लिए। और इसीलिए भारत भी पक्षधर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इतनी महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग है, उसमें बदलाव किए जाए, नए वक्त के साथ नए देशों को जोड़ा जाए ताकि उसका रेलेवेंस बना रहे। लेकिन कोई भी भारत की जितनी भी ये अपील थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और उसका फल हम आज ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जंग की कगार पर दुनिया खड़ी है और यूनाइटेड नेशन एक बार फिर पूरी तरह से फेल हुआ है। अक्षय, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तकरीबन जो आईडीएफ ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ की आबादी इस कहीं ना कहीं हमले के जद में है। ये मध्य और दक्षिण इजराइल का ये इलाका है जहाँ पर ये हमले हैं। जो प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं उनकी लगभग जो क्षमता या फिर उनकी दूरी या फिर उनकी जद में कहाँ तक के इजराइल के पूरे इलाके हैं, और कितनी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही? अश्विनी, अगर बात की जाए कि कितना रेंज इजराइल का ईरान की मिसाइल कवर कर सकती है, तो इजराइल एक बहुत छोटा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, हमारे किसी एक राज्य जितना देश है, और उसकी दूरी अगर देखी जाए ईरान से तो बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए देशों के बीच में यहाँ पर तनाव रहा है। तो अगर ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो वही काफी एडवांस है, और अगर ईरान चाहे तो इजराइल के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। तो यानी कि अगर मिसाइल दागी गई है तो ज्यादातर वो इकोनॉमिक सेंटर्स की तरफ दागी गई होगी, क्योंकि अक्सर जंग में ऐसा ही होता है कि इकोनॉमिक सेंटर या फिर मिलिट्री डिफेंस सेंटर को पहले निशाने पे लिया जाता है, ताकि किसी देश की जो जंग लड़ने की सीधा वार किया जाए। इजराइल को हमने देखा कि एक के बाद एक हमले उन्होंने जिस तरह से हिजबुल्लाह के ऊपर किए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए,
वो जितने जितने लिए गए उससे आखिरकार अब ईरान ने ईरान ने भी हमला करने का फैसला ले लिया है। और जिस तरह से ये हमले किए गए, ये एक धमकी ही नहीं बल्कि एक बड़ा कदम है। एक तरह से जंग का आगाज ईरान ने लगता है कर दिया है इसराइल के खिलाफ इतनी मिसाइलें दागकर। तो अगर अगर कोई बड़ी तरह से बड़े देशों की तरफ से मध्यस्थता नहीं की गई और सीजफायर नहीं कराया गया तो ये जंग बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये जंग अब एक नया रूप ले लेगी, एक बहुत बड़ा भीषण रूप ले लेगी और जिसकी जद में पूरी दुनिया आ सकती है। निश्चित तौर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग का खामियाजा कहीं ना कहीं निर्दोष नागरिक जो है वो उसको पे करते हैं, उसकी कीमत कहीं ना कहीं निर्दोष नागरिकों को जुटानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। लेबनान की अगर बात करें, लेबनान में हिजबुल्लाह ये कह रहा था कि अगर लेबनान की सीमा पार करने के बाद इजरायली सेनाएं दाखिल होती हैं लेबनान में तो आमने सामने की हम आर पार की लड़ाई छेड़ देंगे। लगातार हिजबुल्लाह इस बात का खंडन करता रहा कि इस तरीके की कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इजराइल ये कह रहा था कि कई गांव से उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। तो यानी अब लड़ाई कहीं ना कहीं गाजा, हमास, हिजबुल्लाह और साथ ही साथ ईरान, कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल को सामना करना पड़ रहा है। अगर स्थितियां बिल्कुल आपने ठीक कहा अश्विनी, ये कहीं ना कहीं 1967 की याद दिलाता है जब इजराइल ने अकेले कई पश्चिमी एशिया के देशों के साथ अकेले जंग की थी और जंग को इजराइल ने 6 दिनों में जीत लिया था। चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो। अगर बात की जाए जंग में तो पाकिस्तान तक से मदद कहीं ना कहीं दी गई थी जितने भी वेस्ट एशिया के देश है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी अमेरिका की मदद कहे या फिर इजराइल की खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटीज जिस तरह से हमने देखी, उनके चलते इजराइल ने वो जंग महज 6 दिनों में जीत ली थी। अब उस जो आसपास की, चाहे गोलन हाइट्स की बात की जाए, सिनाई रीजन की बात की जाए, तो वहां पर कई सारा उन्होंने इलाका भी हथिया लिया था। तो अब जो हालात उस वक्त थे, लगता नहीं है वो हालात इस वक्त भी इजराइल के साथ देने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जब 1967 में इजराइल अकेले ने इतने सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी, तब उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी थी कि एरियल हमलों से उन्होंने पहले एरियल सुपीरियोरिटी हासिल की और सारे वहां के जहाज गिरा दिए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी एयर सुपीरियोरिटी की चलते ही उस जंग को जीता था। लेकिन अब जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, जिस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी जंग जीतना इतना आसान नहीं है। तो ये जंग लंबी खिंच सकती है और जितने मोर्चों पर इजराइल लड़ेगा, तो अगर अमेरिका का साथ नहीं हुआ तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल समय होने वाला है इतने सारे मोर्चों पर जंग को जारी रखने के लिए। चाहे वो हमास हो जो पहले जो गाजा में है, या फिर यमन हो, या फिर सीरिया हो, या फिर अन्य ईरान के जो लड़ाके हैं वो लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्लाह। तो ऑलरेडी इतने सारे इस वक्त इजराइल के सामने दुश्मन आकर खड़े हो गए हैं कि इजराइल को बहुत ही मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है अगर अमेरिका ने साथ इस वक्त इजराइल का नहीं दिया तो। और जिस तरह से पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अमेरिका में भी है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी अमेरिका के सामने भी कि किस तरह से इस जंग को या तो रोका जाए या फिर इजराइल का साथ दिया जाए। क्योंकि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस, दोनों जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उन दोनों ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय डोगरे हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो जो बड़ी खबर आ रही वो ये आ रही कि इजराइल और हिजबुल्लाह, इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इन सब के बीच जब इजराइल ने सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए लेबनान के ज़मीनी स्थितियां जो है उन्होंने ज़मीनी हमले करने शुरू कर दिए, तो ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले 100 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है इजराइल पर। और इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित बंकर्स में जाने के लिए कहा है, बम शेल्टर्स में जाने के लिए कहा है, और ये एडवाइजरी पहले जारी की जा चुकी थी। और अमेरिका ने इस बात की आशंका जताई थी कि अगर ईरान इस जंग में कहीं कूदता है, अगर ईरान इजराइल पर हमले करता है, तो वही आशंका सही साबित हुई है। ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले हुए हैं। अमेरिका ने कहा था कि इसके गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि इस जंग का दायरा, इस संघर्ष का दायरा कितना बढ़ता है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट, पश्चिम एशिया में जंग का दायरा फिलहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान ने मिसाइलों के जरिए हमले किए हैं इजराइल पर और इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।